तो हमने क्या कहा था यहाँ पे रिमेनिंग ट्रायंगल्स में देख लेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद हम सब सिकल सेल एनीमिया करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसकी बाउंड्रीज तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, अब सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स पढ़ेंगे जो जितने भी रिमेनिंग ट्रायंगल्स थे, ठीक है ना। सबसे पहले देखें सब मेंटल ट्रायंगल, इसकी जो कंटेंट्स में हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, सब मेंटल लिम्फ नोड्स हो गए और एंटीरियर जुगुलर वेन हो गई, ठीक है ना, जिसको हमने सब मेंटल ट्रायंगल कहा था, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो डायगेस्टिक जो ट्रायंगल है, डायगेस्टिक ट्रायंगल को सब मैंडिबुलर ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है ना। इसको ऑल्सो नोन है सब मैंडिबुलर। इसी तरह याद रखें जो सब क्लेवियन ट्रायंगल था ना, जो उसका पोस्टीरियर ट्रायंगल का जो हिस्सा था उसको हम कहते थे सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल भी कहते थे। ये दोनों एक ही नाम है। सब क्लेवियन ट्रायंगल को हम सुप्रा क्लेविकुलर ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है ना। असल में सब क्लेवियन इसलिए बोलते हैं कि उसमें सब क्लेवियन वेसल्स रन कर रही हैं। सुप्रा क्लेविकुलर इसलिए कि उसकी जो बेस है ना 1/3 ऑफ द क्लेविकल बनाती है और क्लेविकल से ऊपर ही होता है वो, ठीक है। अच्छा खैर वो पोस्टीरियर ट्रायंगल का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे देखें डायगेस्टिक को सब मैंडिबुलर कहते हैं, ठीक है। डायगेस्टिक और या फिर सब मैंडिबुलर जो ट्रायंगल है इसके फिर दो पार्ट्स हैं, एंटीरियर पार्ट और फिर पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट के कंटेंट्स में देखें सबसे पहले सब मैंडिबुलर ग्लैंड है टॉप पे ही, ठीक है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड से ये जो लाइन लगाई है इसका मतलब है डीप टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो चीज़ें पाई जाती हैं इसमें वो है हमारी कौन कौन सी हैं, फेशियल आर्टरी है, ठीक है ना, फेशियल आर्टरी। और उसके बाद है हमारे पास वेसल टू माइलोहाइड मसल और नर्व टू माइलोहाइड मसल भी इधर ही होती है, ठीक है ना, ये देखें। और उसके बाद फिर हमारे पास है हाइपोग्लोसल नर्व है, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल में क्या क्या है, इसके पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल में सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास है पैरोटिड ग्लैंड, देख रहे हैं आप, यहाँ पे सबमैंडिबुलर भी आ रहा है, पैरोटिड ग्लैंड भी आ रहा है, पैरोटिड ग्लैंड हो गया। और उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हो गई, ठीक है ना। क्या सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड के ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसके बाद देखें डीप स्ट्रक्चर्स में हमारे पास है 9th नर्व और उसके बाद 10th नर्व की एक ब्रांच जिसको हम फेरेंजियल ब्रांच कहते हैं, और उसके बाद स्टाइलो फेरेंजियस मसल, ठीक है। ये सारे यहाँ पे डीप स्ट्रक्चर्स हैं किसके, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सबमैंडिबुलर ट्रायंगल के, ठीक है ना, या फिर इसको डायगेस्टिक ट्रायंगल बोलें आप, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद मस्कुलर ट्रायंगल, देखिए मस्कुलर ट्रायंगल जो है वो इसके कंटेंट्स हैं, हम बॉर्डर्स तो हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। इसमें हमारे पास स्टर्नोथायराइड मसल है और स्टर्नोहाइड मसल्स हैं, ठीक है, दो मसल्स हो गए। और उसके बाद देखें हमारे पास तीसरा ग्लैंड आ रहा है इस जगह में, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ठीक है ना। और इसमें पैराथायराइड ग्लैंड भी इसमें होता है कुछ, ठीक है ना, ठीक है ना। ग्लैंड्स में देखें कितने पढ़े हमने, थायराइड पैराथायराइड, ये दो ग्लैंड्स हो गए, मस्कुलर में हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखें डायगेस्टिक में सबमैंडिबुलर और पैरोटिड ये दोनों इसमें हैं। और उसके बाद हमारा सबमेंटल में कोई भी ग्लैंड नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये जो है ना ये मेंटल है, इसमें कोई भी ग्लैंड नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है एल है और इसमें क्या है वी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें बायोप्सी टेकन फ्रॉम पोस्टीरियर ट्रायंगल, डैमेज टू कौन सी नर्व होगी, स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व होगी, ठीक है ना। स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस को सप्लाई करती है, जो पोस्टीरियर ट्रायंगल में ये होती है और फ्रीक्वेंटली डैमेज होती है ड्यूरिंग बायोप्सीज में, ठीक है। और या फिर ड्रेनिंग ऑफ द एब्सेसिस में इस जगह से। और पेशेंट का क्या होता है, पेशेंट फिर लूज़ करता है अपनी एक्सेसरी नर्व जिसकी वजह से ट्रेपीजियस की पैरालिसिस होती है। एज ए कंसिक्वेंस लॉस ऑफ ओवरहेड एबडक्शन ज़ाया हो जाती है, और या फिर कॉम हेयर वगैरह। तो इसका निमोनिक हमने क्या बनाया कि व्हेन एक्सेसरी मसल इज़ लॉस्ट गर्ल्स कांट यूज़ देयर एक्सेसरीज़, ठीक है ना, यानी कि रिबन शिबन बालों वाले एक्सेसरीज, ठीक है, ये निमोनिक है, ठीक है ना, ठीक है ना। अगेन याद रखें ये स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी है, ठीक है ना, पूरी एक्सेसरी नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट हमने कहा था कि हम स्कल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, स्कल सेल डिजीज़ प्रोटीन अफेक्टेड इज बीटा ग्लोबिन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो सिकल सेल एनीमिया है याद रखें, सिकल सेल एनीमिया ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये याद रखें ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे याद रखते हैं, स्कार, ठीक है ना, स्कार, ऑटोसोमल रिसेसिव इज सिकल सेल डिजीज़, ठीक है, ठीक है ना। तो देखें इसके अलावा कि जो एनीमियाज को हमने क्लासिफाई किया था माइक्रोसिटिक में, और उसके बाद मंझला नॉर्मोसिटिक में, और उसके बाद बड़ा मैक्रोसिटिक में ऑन द बेसिस ऑफ MCV।
80 से लो हो माइक्रोसिटिक, और 80 to 100 हो तो नॉर्मोसिटिक, और 100 से ये जो हो ग्रेटर तो इसको मैक्रोसिटिक कहते हैं, ठीक है ना। तो फिर हमने डिवाइड किया हमने जो माइक्रोसिटिक को हमने हीमोग्लोबिन अफेक्टेड में और डिफेक्टिव हीम में, ठीक है ना। सॉरी ये हीमोग्लोबिन मतलब जिसका डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन वाले में जिसमें थैलेसीमिया था डिफेक्टिव ग्लोबिन, और डिफेक्टिव हीम में क्या है हमारे पास TAIL टेल में से बाकी सारे ये जो 3 है ना एल, ये जो है ये हमारे हीम सिंथेसिस हैं, ठीक है ना, क्यों ये डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस, ठीक है। तो हीम H फॉर हीम देखें, H फॉर हीम इसमें आप ऐसे करेंगे H फॉर हीम सिंथेसिस और A फॉर ALI अली, ठीक है ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु याद रखें, ठीक है ना। तो हीम सिंथेसिस के डिफेक्टिव हीम सिंथेसिस में हमारे पास क्या क्या है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, लेड पॉइजनिंग और आयरन टॉक्सिसिटी, ठीक है ना, ये याद रखें, ठीक है, नॉट टॉक्सिसिटी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है ना। तो इस तरह आपने याद रखना है, ठीक है। इसी तरह आप जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हाथ था वो तलवार, ठीक है ना, मजबूत हाथ है, उससे आप याद रखें कि ये आयरन वाले हाथ, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब देखें मैक्रोसिटिक पे आते हैं, फिर बीच में हम मंझला करेंगे, ठीक है ना। मैक्रोसिटिक मतलब बड़ा, ठीक है ना। बड़ा देखें कि सबसे पहले आप याद रखें कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में बड़ा इसलिए मैं कहता हूँ कि MCV जो होता है ना ग्रेटर देन 100 फेमटोलीटर होता है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि इसमें फिर हमने क्या किया, इसको नॉर्मोसिटिक में डिवाइड किया और इसको हमने इसको मेगेलोब्लास्टिक और नॉन मेगेलोब्लास्टिक में डिवाइड किया, ठीक है ना। मेगेलोब्लास्टिक और नॉन मेगेलोब्लास्टिक। अब नॉन मेगेलोब्लास्टिक में हमने क्या किया कि ठीक है ना, इसमें हमने कहा कि नान के साथ दाल, ठीक है, दाल कहाँ पकाई हमने, उसमें पकाई माइक्रोवेव में, ठीक है, नहीं माइक्रोवेव में नहीं पकाई, बस छोड़ो इसको, नान के साथ दाल, ठीक है। दाल से मतलब डायमंड ब्लैक फेन एनीमिया, लीवर डिजीज़ वाली एनीमिया और ए से अल्कोहलिज्म वाली एनीमिया, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह मेगेलोब्लास्टिक में आ जाए, मेगेलोब्लास्टिक में 2 हैं हमारे पास, DNA अफेक्टेड और डिफेक्टिव DNA रिपेयर। डिफेक्टिव DNA अफेक्टेड के अंदर फिर 2 हैं, ठीक है ना। इसमें DNA इफेक्ट नहीं होता ना, इसमें DNA इफेक्ट होता है, ठीक है, याद रखें। मेगेलोब्लास्टिक में DNA इफेक्ट होता है, नॉन मेगेलोब्लास्टिक में DNA इफेक्ट नहीं होता, इसलिए यहाँ मेंशन नहीं किया गया कि इधर DNA इफेक्टेड है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये देखें कि मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया ये DNA इफेक्टेड फिर 2 टाइप्स के, DNA की सिंथेसिस इफेक्टेड और DNA का रिपेयर इफेक्टेड। तो DNA की सिंथेसिस इफेक्टेड में हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी और ओरोटिक एसिड्यूरिया है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, आपने डी फॉर जो है डिक, ठीक है ना, एस फॉर सेक्स, F फॉर फक, O फॉर ओरल और V फॉर वजाइना, ठीक है। ये आपने इस तरह के सारा इस तरह एक सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है, ठीक है ना। तो कैसे, D फॉर डिक, ठीक है ना, और DNA अफेक्टेड, और S फॉर सिंथेसिस यानी कि DNA की सिंथेसिस अफेक्टेड नॉट द रिपेयर, और फिर F फॉर फोलेट और O फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी और O फॉर ओरोटिक एसिड्यूरिया और V फॉर विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ठीक है ना। उसके बाद DNA सिंथेसिस तो हो गया। रिपेयर इफेक्टेड में क्या है, फ़ैन को रिपेयर करो यार, फ़ैन को रिपेयर किया जाता है ना, तो फ़ैन किनीज एनीमिया इसमें आ जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, माइक्रोसिटिक भी किया, मैक्रोसिटिक भी किया। अब मैं नॉर्मोसिटिक देखते हैं, नॉर्मोसिटिक मंजिला, ठीक है ना, एनीमियाज में नॉर्मोसिटिक, ठीक है, MCV जिनमें 80 to 100 FL होता है, ठीक है ना। तो ये हम नीचे लाते हैं, इनको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। नॉर्मोसिटिक हमारे पास आ गया, छोटा हमने इस तरफ, बड़ा इस तरफ रखना है एज पर रोल, ठीक है ना। तो देखें कि नॉन हीमोलिटिक इस तरफ, ठीक है ना, और हीमोलिटिक इस तरफ। नॉन हीमोलिटिक छोटा इसलिए कि ये देखें ये इसमें क्या होता है, लेस देन होता है, ये लेस देन रेडिकुलर इंडेक्स RI जो होता है ना लेस देन 2% होता है, जबकि हीमोलिटिक में रेडिकुलर इंडेक्स ऊपर आसमान की तरफ होता है, स्टार्स की तरफ, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है ना। तो हमने क्या कहा, नॉन हीमोलिटिक हमारे पास क्या क्या है, फिर वही इनमें 2 तो वही है, आयरन डेफिशिएंसी अर्ली और अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ और क्रॉनिक किडनी डिजीज़, ये भी और ये भी इस तरह के, ठीक है ना। ये क्या कौन से हैं, ये हमारे वही हैं जो माइक्रोसिटिक वाले हैं। ये देखिए आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़। तो इधर फिर आपने बस सिर्फ एक काम करना है कि अर्ली लगा देना है, ठीक है। तो इसका निमोनिक है CI है, ठीक है ना। C से हमारे पास क्रॉनिक किडनी डिजीज़, I से आयरन डेफिशिएंसी अर्लियर और A से प्लास्टिक एनीमिया और A से ही एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है ना।
तो ये हमारे पास कौन से हो गए जो हमारे पास नॉर्मोसिटिक अनीमिया में जो नॉन हीमोलिटिक जो कॉजेज़ हो गए, ठीक है ना, जिसका हमने CIA निमोनिक बनाया। ठीक है, अब वही कि नॉर्मोसिटिक अनीमिया में हीमोलिटिक कॉजेज़ कौन से हैं। देखें, हीमोलिटिक कॉजेज़ में हमने क्या कहा था, हीमोलिटिक कॉजेज़ में हमने कहा था कि इनका जो रेटिकुलोसाइट इंडेक्स टुवर्ड्स द स्टार होता है, ठीक है ना, स्टार्स टुवर्ड्स स्टार्स होता है, ठीक है ना। तो ये रेटिकुलोसाइट इंडेक्स टुवर्ड्स स्टार्स होता है, तो इसको हमने क्या किया, इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक हीमोलिसिस में हीमोलिटिक में डिवाइड किया, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक हीमोलिटिक में डिवाइड किया। पहले हम एक्सट्रिंसिक पढ़ते हैं। देखें, एक्सट्रिंसिक जो है ना एक्स, ठीक है ना, एक्स, ठीक है ना, तो इसको हमने क्या निमोनिक बनाया, एक्स स्टार मियाँ, ठीक है, मियाँ खलीफा, ठीक है ना। एक्स स्टार इसलिए स्टार से याद आएगा कि इसमें रेटिकुलोसाइट इंडेक्स जो है ना डेफिनेटली टुवर्ड्स द स्काई यानी कि टुवर्ड्स द स्टार्स जाता है, ठीक है ना। ये हमारा एक निमोनिक हो गया। फिर MIA से याद आएगा कि देखें, MIA से M से हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, और M से ही हमारे पास मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया, ठीक है ना। ये दोनों इसलिए कि जो मियाँ जो थी, मियाँ जो है वो छोटे और बड़े उनके साथ उसका ताल्लुक होता था, ठीक है। मियाँ का माइक्रो, छोटे से माइक्रो और बड़े से मैक्रो, ठीक है ना, छोटे और बड़े सारे, ठीक है। तो ये माइक्रो एंजियोपैथिक और मैक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक अनीमिया हो गया। उसके बाद A से ऑटो इम्यून हीमोलिटिक अनीमिया और I से इन्फेक्शंस हमारे पास आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे देखें कि ऑटो इम्यून जो है वो टाइप 2 हीमोलिटिक अनीमिया है, ऐसे है, मैंने आपको एक निमोनिक बता दिया, ठीक है। इसके अलावा देखें फिर इंट्रिंसिक, देखें इंट्रिंसिक में हमारे पास फिर डिफरेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास इंट्रिंसिक वाला निमोनिक क्या है, फिर हीमोलिटिक में हमारे पास इंट्रिंसिक है, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक हमने पढ़ा पूरे निमोनिक के साथ। इंट्रिंसिक हमारे पास है। इंट्रिंसिक में क्या है कि जो इंट्रिंसिक में हमने निमोनिक बनाया था HEM, ठीक है ना। HEM में हमारे पास क्या है, H से हीमोग्लोबिनोपैथीज, ग्लोबिनोपैथीज याद रखें, ग्लोबिनोपैथीज स्पेशली, ठीक है ना। तो H जो कि सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिन C डिजीज़ है। उसके बाद E से क्या है, इंजाइम डेफिशिएंसी, G6PD डेफिशिएंसी और पायरुवेट काइनेज डेफिशिएंसी है। उसके बाद मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स में हमारे पास क्या है, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। ये खुद एक MCQ है, MCQ पूछते हैं कि हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस में क्या डिफेक्ट होता है, तो इज़ अ मेम्ब्रेन डिफेक्ट डिजीज़। इसी तरह हमारा MCQ है कि सिकल सेल इज़ ग्लोबिनोपैथी, ठीक है। इसमें बीटा ग्लोबिन जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो MCQs ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं, ये इसी चार्ट में ही आपको MCQs नज़र आएंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये देखें, यही जो है सिकल सेल डिजीज़ प्रोटीन अफेक्टेड इज़ बीटा ग्लोबिन, तो ये असल में है हीमोग्लोबिनोपैथी, ठीक है, ठीक है ना। तो इसी तरह फिर हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस के बारे में भी पूछते हैं। तो हमारे पास कितने हुए, H से हीमोग्लोबिनोपैथीज 2 डिजीज़ हैं, E से एंजाइम डेफिशिएंसीज 2 डिजीज़ हैं, पायरुवेट काइनेज और GP, ठीक है। और फिर M से क्या है, मेम्ब्रेन डिफेक्ट्स, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, और इसको पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। तो ठीक है ना, तो ये हमारी पूरी की पूरी डिटेल हो गई किसकी, अनीमियाज़ की। देखें, अनीमियाज़ की डिटेल, जब भी कोई अनीमिया आएगा ना, हम ये डिटेल पहले पढ़ लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें कुछ रूल्स हैं हमारे। कौन से रूल्स थे, हमने क्या किया था कि जो MCV के, सबसे पहले MCV के हिसाब से डिफ़ाइन किया था, ठीक है। MCV में फिर दूसरा रूल ये था कि जो छोटा है वो सबसे इस लेफ्ट साइड पे, बड़े वाले को इस तरफ से, मंझले को बीच वाले में उसमें रखा था, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गया। फिर छोटा ऑन द लेफ्ट साइड यानी कि छोटा MCV ऑन द, वही बात है। फिर नीचे आ जाओ, छोटा RI, अगर रेटिकुलोसाइट इंडेक्स भी हो तो उसको हमने छोटे को इस तरफ रखा था और बड़े वाले रेटिकुलोसाइट इंडेक्स को इस तरफ रखा था। ये देखें, लेस एंड मोर को, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा जो रूल था कि कोई भी कहेगा अनीमिया होती तो एजो यार अनु पढ़ोगे रूल असू, ठीक है ना, नहीं, ठीक है ना। तो एजो बात हो जो रिलेटेड डिजीज़ है पढ़ोगे शी, ठीक है ना। तो अनवारी ऐसे फोकस कोसू कि सिकल सेल अनीमिया शी, सिकल सेल अनीमिया हमने कहा कि स्कार के नाम से याद किया, ठीक है ना, स्कार के नाम से कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो इसमें क्या होते हैं, सिकल सेल्स, ठीक है ना। तो ये देखें, सिकल सेल्स क्या है, सिकल सेल्स ये देखें हमारा दरांती जैसे सेल्स आपको यहाँ पे अगर करीब से भी देखो तो नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के। तो ये होते हैं हमारे सिकल सेल अनीमिया में, ठीक है ना। सिकल सेल्स होते हैं सिकल सेल अनीमिया में। और ये होते कैसे हैं, ये देखें, ये सिकलिंग अकर्स विद डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, और डीऑक्सीजनेशन और हाई एल्टीट्यूड में, इस तरह की जगहों में, ये सर्कमस्टांसिस में क्या होती है, सिकल सेल डिजीज़ में सिकलिंग हो जाती है पेशेंट्स में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जो होता क्या है कि ये जो सिकलिंग होती है ना, जब सिकलिंग सिकल बन जाती है RBC की,
तो ये आसानी से टूट जाती है, ठीक है ना, आसानी से ये डिस्ट्रॉय करना इसको आसान होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जल्दी एनीमिया भी बन जाता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है ना। इसको सिकल सेल एनीमिया को सिकल सेल डिजीज़ भी बोलते हैं, या फिर सिर्फ या फिर जस्ट सिकल सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो सिकल सेल एनीमिया देखें डिफेक्टिव, इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, देखें डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन हम इसलिए कह रहे हैं कि जो डिफेक्टिव हीम हो तो भी पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन ख़राब हो जाता है, डिफेक्टिव ग्लोबिन हो तो भी पूरा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है। तो इधर क्या होता है, हीम की वजह से नहीं, ग्लोबिन की वजह से हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है, ठीक है ना। अब हीम देखें, हीम फॉर एग्जांपल आयरन और प्रोटोपोरफायरिन की में मुश्तमिल होता है, हमने ये पढ़ा हुआ है पहले। और ग्लोबिन, फिर आपको पता है हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन आप देखें ना, तो इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा सब यूनिट्स होते हैं ग्लोबिन के, ठीक है ना। अब जो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, बाकी सब कुछ सेट होता है, बीटा हीमोग्लोबिन जो है ना ये फिर डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, ये डिफेक्टिव होता है, या फिर इसको मिसशेपन बोल दो, ठीक है ना, इसको मिसशेपन होता है, ठीक है ना, बीटा हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये डिफेक्टिव क्यों होता है, ये असल में म्यूटेशन होती है, ठीक है ना, म्यूटेशन होती है। म्यूटेशन कहाँ होती है, HBB जीन में म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको बीटा ग्लोबिन जीन बोलते हैं। इस जीन में जब म्यूटेशन होगी तो डेफिनेटली बीटा चेन सही नहीं बनेगी, बीटा चेन सही नहीं बनेगी तो डेफिनेटली ग्लोबिन सही नहीं बनेगा, ग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो फिर डेफिनेटली पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा, और हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है ना, या फिर RBC बोल दो, तो ठीक है ना। जब ये हीमोग्लोबिन सही नहीं बनेगा तो अनीमिया होगा, और इस अनीमिया को हम खासकर सिकल सेल अनीमिया बोलेंगे, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए हमने कहा कि सिकल सेल अनीमिया जो है एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। हमने जैसे निमोनिक बनाया इसका नस्कार, ठीक है ना, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जीन है ना, बीटा ग्लोबिन जीन है, ये इसकी जो दोनों कॉपीज़ है ना, जो दोनों कॉपीज़ हैं उनमें डिफेक्ट होना या फिर म्यूटेशन होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव इसी तरह होती है ना, इसमें देखें दोनों के दोनों, फॉर एग्जांपल अगर एक है हमारा, म्यूटेशन होनी चाहिए किसमें, हीमोग्लोबिन बी, इस सेट में भी और इस सेट में भी म्यूटेशन होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑटोसोमल जो रिसेसिव डिजीज़ में दोनों कॉपीज़ का म्यूटेशन होना लाजमी है, ठीक है ना, इसका भी और इसका भी, ठीक है ना। अगर दोनों नहीं है, एक इसमें म्यूटेटेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक म्यूटेटेड है तो हम इसको कहते हैं, इसको सिकल सेल कैरियर बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरा नॉर्मल है, HBB नॉर्मल बीटा ग्लोबिन जीन, एक जीन नॉर्मल एक म्यूटेटेड है, तो इसको हम कहते हैं सिकल सेल कैरियर, ठीक है ना, इसको हम कैरियर बोलते हैं, ठीक है ना। तो कैरियर को हम सिकल सेल कैरियर को इसको हम ट्रेट भी कहते हैं, सिकल सेल ट्रेट भी कहते हैं कैरियर को, ठीक है ना। अब देखें जो सिकल ट्रेट वाला जो बंदा होता है ना, ट्रेट वाला जिसमें एक जीन म्यूटेटेड होता है, ठीक है ना, इसमें देखें सिम्टम्स नहीं होते नॉर्मली, लेकिन जो जब ये किसी स्ट्रेस वाली जगह में हाई एल्टीट्यूड में जाता है, या फिर आपको बताऊं कि कोई डिहाइड्रेशन वगैरह इसको होता है, जैसे मैंने अभी स्ट्रेस गिनवाए थे, इस तरह के केसेस में फिर इसको सिकल सेल जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशंस में, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा क्या करती है सिकल सेल ट्रेट, जो सिकल सेल ट्रेट बंदे को बचाती है किससे, प्लाज्मोडियम फैलसीपेरम से, ठीक है ना, फैलसीपेरम से ये प्रोटेक्टिव होती है सिकल ट्रेट, वन जीन जो जिसमें म्यूटेट होता है, ठीक है ना। तो ये जो सिकल सेल ट्रेट का ये एडवांटेज है, ठीक है ना, इसको इवोल्यूशनरी एडवांटेज कहते हैं। ये कहाँ होता है, अगर ये सहारा है तो ये सहारा है अफ्रीका में, यहाँ इजिप्ट है, तो यहाँ पे सब सहारन जो रीजन होता है ना, इसमें ये प्रोटेक्टिव होता है। इसी तरह कुछ एशियन कंट्रीज के पैकेट्स में भी ये होता है, ठीक है ना, ये प्रोटेक्टिव होता है। ये इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ सिकल सेल ट्रेट है, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखें कि जो सिकल सेल सिम्टम्स जब आते हैं ना, जो अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशंस में, फॉर एग्जांपल हाई एल्टीट्यूड और ये सिम्टम्स आते हैं, ये फ्यू सिम्टम्स होते हैं, ठीक है ना, इसको हम सम सिम्टम्स कहेंगे, पूरी की पूरी डिजीज़ वो टाइप नहीं होती है, ठीक है ना। आप देखें कि ये म्यूटेशन होता कैसे है, देखें फॉर एग्जांपल ये म्यूटेशन एक मिस सेंस म्यूटेशन है सबसे पहले, तो आप एक बात याद रखें, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि बीटा ग्लोबिन चेन है ना, ये बीटा असल में ये अमाइनो एसिड्स की चेन होती है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोलीन, वैलिन, ग्लूटामिक एसिड, इस तरह ये होते हैं, ठीक है। तो इसका 1 2 3 4 5 छठे नंबर पर जो इसका अमाइनो एसिड होता है ना,
उसमें वो होता है, नॉर्मली क्या होता है, वो ग्लूटामिक एसिड होता है, ठीक है ना, वो ग्लूटामिक एसिड होता है। अब इस ग्लूटामिक एसिड को, छठे नंबर के अमाइनो एसिड इस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है जब ये म्यूटेशन होती है। तो कौन कौन रिप्लेस करता है? वेलिन, ठीक है, इसकी जगह में वेलिन आता है, यानी कि वेलिन इन लिव ऑफ ग्लूटामिक एसिड आ जाता है, ठीक है ना। इसको ये इस तरह भी देखें कि 6th अमाइनो एसिड ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामिन। नॉर्मली उसमें जी होता है। और कैसे याद रखेंगे? देखें, सबसे पहले 6 अमाइनो एसिड है कि आप कैसे याद रखें? सिकल सेल से 6, ठीक है ना, 6 आप याद रखेंगे, ये छठा अमाइनो एसिड है। अब छठा अमाइनो एसिड वेलिन है या ग्लूटामिन है? नॉर्मली कौन सा होता है ये याद रखने के लिए आप याद रखें कि जी पहले आता है ना वी से, ठीक है ना। तो जी ग्लूटामिक एसिड की जगह में फिर बाद में वेलिन आता है, इसको रिप्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो इस तरह आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये म्यूटेशन होती है। अब देखें, ये म्यूटेशन हमारे दोनों जीन्स में होना लाजमी है। हमने कहा ना, जो ये देखें यहाँ पे जरी लाल लाइंस को, इस जीन में भी होना लाजमी है। तो अगर हम इस जीन में भी ये वाली म्यूटेशन करा लें या ये सब्सटीट्यूशन, तो हमारे पास 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स आ गए। कौन कौन से? ये म्यूटेटेड बीटा ग्लोबिन चेन्स आ गए। अब क्या होगा, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, ठीक है ना, और 2 हमारे पास क्या हो गए? म्यूटेटेड बीटा ग्लोबुलिन्स हो गए, तो ठीक है ना। ये देखें, हीम एंड ग्लोबिन। अब हमारे पास ये ग्लोबिन है, ये हीम तो ऐसे है, इसमें आयरन लगा हुआ है और इसमें क्या लगा हुआ है? प्रोटोपोरफायरिन लगा हुआ है। लेकिन ग्लोबिन हमारा नॉर्मल से की बजाय अभी 2 अल्फा जो कि नॉर्मल है और 2 बीटा म्यूटेटेड, ये शेप देखें इसकी, म्यूटेटेड हैं। तो इस हीमोग्लोबिन को हम क्या कहते हैं पता है? इस हीमोग्लोबिन को हम कहते हैं सिकल हीमोग्लोबिन। सिकल हीमोग्लोबिन कहते हैं इसको हम, ठीक है ना। और सिकल हीमोग्लोबिन को हम क्या कहेंगे? HbS लिखेंगे, ठीक है ना। हमारा नॉर्मली क्या था? HbA था, जिसमें 2 अल्फा नॉर्मल, 2 बीटा नॉर्मल सब यूनिट्स थे ग्लोबिन के, ठीक है ना। ठीक है ना। अब ये जो HbS है, ये नॉर्मली ऑक्सीजन डिलीवरी या कैरिंग कैपेसिटी तो ठीक है इसकी, लेकिन जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, तो ये फिर HbS क्या होता है? ये शेप चेंज कर लेता है, ठीक है ना, शेप चेंज कर लेता है। और होता क्या है कि ऐसे ये कि असल में होता क्या है कि ये एग्रीगेट्स बनाता है HbS, दूसरे HbS के साथ मिलके एग्रीगेट्स बनाता है, लंबे लंबे इस तरह के एग्रीगेट्स। ये एग्रीगेट्स लॉन्ग पॉलीमर्स की शेप में होते हैं और RBC को ये सिकलिंग में ये जाने में मदद जो मजबूर कर लेते हैं, ठीक है। मतलब RBC के सिकलिंग के ये के जिम्मेदार होते हैं ये लॉन्ग पॉलीमर्स, ठीक है ना। तो सिकलिंग इसकी हो जाती है। देखें कंडीशंस जो फेवरेबल फॉर सिकलिंग कौन कौन से? एसिडोसिस, फॉर एग्जांपल एसिडोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें सिकलिंग इन्हांस होती है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम होती है, आपको पता है ना, जो रन लोडिंग होती है, ठीक है ना, एसिडोसिस में होती है, ठीक है ना। इसी तरह लो फ्लो वेसल्स में, ठीक है, जब लो फ्लो वेसल्स हैं, जब प्रेशर कम है, स्लोली हीमोग्लोबिन जाता है यहाँ से, तो हीमोग्लोबिन के बाद बहुत टाइम होता है इनमें से गुजरते हुए, बहुत टाइम होता है कि ये अपना ऑक्सीजन डंप करे, ठीक है। जब ऑक्सीजन डंप करता है तो उस जगह में फिर सिकलिंग होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। अब जब रिपीटेड जो सिकलिंग होती है ना, रिपीटेड सिकलिंग की वजह से क्या होता है? RBC की जो वॉल होती है ना, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर पड़ जाती है और फिर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन कमज़ोर पड़ती है तो फिर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, और ये असल में डिस्ट्रक्शन है, प्रीमेच्योर डिस्ट्रक्शन है, ठीक है ना। यानी कि RBC अपने एज से पहले ये डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये डिस्ट्रक्शन हो कहाँ रही है? देखो, ये डिस्ट्रक्शन हो रही है हमारे वेसल के अंदर RBC की, इसलिए हम इसको इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस इसीलिए हम कहते हैं, और इसीलिए इसको कैटेगराइज करते हैं इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस में, ठीक है।